सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोगों के बाल विकास विषय के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस। आपको पता है कि हर वीडियो में मैं 30 क्वेश्चंस पढ़ाती हूँ जो आपके एग्जाम के लिए, यूपी टेट के लिए, सुपर टेट के लिए, सी टेट के लिए, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग इन वीडियोस को ध्यान से देखा करें दोस्तों और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आपको जितने भी क्वेश्चंस मैंने पहले पढ़ाए हैं, जो थियरी मैंने पढ़ाई है आप लोगों की बाल विकास विषय की, सभी की वीडियोस आपको यहाँ से मिल जाएंगी। और मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोग को बेस्ट से बेस्ट तरीके से पढ़ाऊं ताकि आप लोग को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो और आप सभी लोग सभी क्वेश्चंस को आसानी से खुद सॉल्व करें। तो क्वेश्चन नंबर 211 से यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 210 तक ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 211 है, एक विद्यार्थी व्यवहार कुशल, संकोच रहित, यथार्थवादी तथा सामाजिक क्रियाकलापों में पर्याप्त भाग लेता है, उसे युंग के किस व्यक्तित्व वर्ग में रखा जा सकता है। दोस्तों, एक बच्चा है जो बहुत ही व्यवहार कुशल है, यानी कि सबसे घुल मिलकर रहता है, सबसे बात करता है और बिल्कुल संकोच रहित है, यानी कि किसी भी बात को कहने में किसी से संकोच नहीं महसूस करता। यथार्थवादी है, उसके मन में जो भी होता है वो बोल देता है। और सामाजिक क्रियाकलापों में, यानी कि जो खेल कूद की प्रतियोगिताएं होती हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं स्कूल में, उनमें वह बढ़ चढ़ कर भाग लेता है। तो इस प्रकार के व्यक्तित्व का बच्चा किस प्रकार का होगा? उभयमुखी होगा, बहिर्मुखी होगा या अंतर्मुखी होगा? बहिर्मुखी होगा। दोस्तों, आप लोग को पता ही है कि ऐसे बच्चे जो सभी से उनका व्यवहार अच्छा होता है और बिना किसी संकोच के वह अपनी सभी बातों को कह लेते हैं और सामाजिक क्रियाकलापों में भी भाग लेते हैं। ऐसे बच्चे क्या होते हैं? बहुत ही प्रतिभावान होते हैं और किसी से डरते नहीं है। ठीक है। और यहाँ पर अंतर्मुखी, अगर अंतर्मुखी की बात करें तो ये बिल्कुल व्यवहार कुशल नहीं होते हैं। ये अपनी दुनिया में रहते हैं। ये भी पढ़ने में अच्छे होते हैं लेकिन ये अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा नहीं पाते। अगर कोई कविता कहानी प्रतियोगिता हो तो उसमें ये भाग नहीं ले पाते हैं क्योंकि ये अपनी बातों को कहने से घबराते हैं या शर्माते हैं। और उभयमुखी जो होते हैं, इनमें दोनों का व्यक्तित्व होता है, बहिर्मुखी का भी अंतर्मुखी का भी, दोनों का व्यक्तित्व होता है। किसके अंदर? उभयमुखी के अंदर। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन बी जो है बहिर्मुखी, ये राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 212 है, क्रेस्मर ने शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व को एस्थेनिक्स, कहीं कहीं आपको एस्थेटिक भी मिलेगा, एथलेटिक्स, डिस्प्लास्टिक तथा डैश रूप में बांटा है। तो प्लास्टिक, पाइकनिक, प्रफुल्ल या मेसोमार्फिक। राइट आंसर है पाइकनिक। ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। तो क्रेस्मर ने शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व के 4 रूप बताए हैं या 4 भागों में बांटा है व्यक्तित्व को। कौन कौन सा? एस्थेटिक है, एथलेटिक्स है, डिस्प्लास्टिक है या कहीं कहीं आपको डोप्लास्टिक भी मिलेगा, और पाइकनिक या पिकनिक। तो इस तरीके से यहाँ पर ये 4 भागों में इन्होंने बांटा है क्रेस्मर ने, और ये इंपॉर्टेंट है, चारों को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 213 है, स्प्रेंगर ने किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है? शारीरिक रचना, मनोवैज्ञानिक, मूल्य गुण या फिर स्वभाव? दोस्तों, स्प्रेंगर ने मूल्य गुण के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। किसने? स्प्रेंगर ने। क्वेश्चन नंबर 214 है, लैटिन भाषा में पर्सोना शब्द का क्या अर्थ है? पर्सोना शब्द से ही पर्सनैलिटी शब्द बना है जिसका अर्थ होता है व्यक्तित्व। यहाँ पर पूछा है कि पर्सोना का अर्थ क्या होता है लैटिन भाषा में? व्यक्ति, व्यक्तिगत, मुखौटा या अपूर्व। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, मुखौटा। पर्सोना का अर्थ क्या होता है? मुखौटा, लैटिन भाषा में। क्वेश्चन नंबर 215 है, यदि कोई व्यक्ति प्रत्येक या अधिकांशतः परिस्थितियों में संवेगात्मक अस्थिरता प्रदर्शित करता है तो मनोवैज्ञानिक रूप में कहा जा सकता है कि उसमें संवेगात्मक अस्थिरता का डैश है। गुण, शील गुण, मानदंड या मूल प्रवृत्ति। तो ऐसा व्यक्ति जो अक्सर प्रत्येक परिस्थिति में संवेगात्मक अस्थिरता दिखाता है तो मनोवैज्ञानिक रूप में उसे हम क्या कहते हैं? उसमें संवेगात्मक अस्थिरता का शील गुण है। ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। उसे हम क्या कहेंगे? शील गुण कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 216 है,
ऐसे व्यक्ति जिनमें अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी दोनों वर्गों की विशेषताएं पाई जाती हैं, उन्हें मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा है? अधोमुखी, सर्वमुखी, उभयमुखी या उपयुक्त में से कोई नहीं। ऐसे व्यक्ति जिनमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों के गुण पाए जाते हैं, अभी मैंने आपको बताया है ऐसे व्यक्तियों को क्या कहेंगे? जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व और अंतर्मुखी व्यक्तित्व दोनों का मिश्रण रखते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को हम क्या कहेंगे? उभयमुखी। ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 217 है। क्वेश्चन नंबर 217 है, मजबूत मांसपेशियों एवं हड्डियों वाले सक्रिय, परिश्रमी तथा साहसी व्यक्ति सेल्डन के किस वर्ग में सम्मिलित हैं? दोस्तों, सेल्डन ने जो व्यक्ति हैं इनको 3 वर्गों में बांटा है या 3 वर्गों में बताया है। तो यहाँ पर आप देखिए एंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक और एक्टोमार्फिक, यही 3 प्रकार बताए हैं सेल्डन ने। और इन्होंने कहा है कि जो मजबूत मांसपेशियों वाले होते हैं और हड्डियां भी इनकी मजबूत होती हैं, सक्रिय होते हैं, परिश्रमी होते हैं और साहसी व्यक्ति होते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को किस वर्ग में रखा है सेल्डन ने? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्टोमार्फिक। दोस्तों, सेल्डन ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। तो पहला जो है वो है गोलकाय यानी कि एंडोमार्फिक। तो जो एंडोमार्फिक है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं गोलकाय। आप लोग चाहे तो कहीं लिख भी सकते हैं, ये गोलकाय होते हैं। और इस प्रकार के शारीरिक गठन वाले व्यक्ति गोल, मटोल तथा नरम होते हैं। ये कैसे होते हैं? गोल मटोल होते हैं और कैसे होते हैं? नरम होते हैं और आराम पसंद होते हैं ये लोग और भावुक होते हैं। ठीक है, ये हो गया एंडोमार्फिक। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए जो मेसोमार्फिक है, ये जो व्यक्ति होते हैं ये मजबूत शरीर वाले होते हैं। ये व्यक्ति कटीले और मजबूत शरीर वाले होते हैं। कौन? मेसोमार्फिक। इसके अलावा ये क्रियाशील होते हैं। तो आप देखिए सक्रिय या क्रियाशील एक ही बात हुई। और फुर्तीले भी होते हैं स्वभाव से। तो ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से क्या होंगे? साहसी भी तो होंगे। तो यहाँ पर यही तो पूछा है, मजबूत मांसपेशियों एवं हड्डियों वाले सक्रिय, परिश्रमी तथा साहसी व्यक्ति सेल्डन के किस वर्ग में आते हैं? तो मेसोमार्फिक। ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद लंबकाय या एक्टोमार्फिक, इसे हम कहते हैं लंबकाय, लंबकाय भी कहते हैं। और जो मेसोमार्फिक है इसे हम कहते हैं मध्यकाय। क्या कहते हैं? मध्यकाय कहते हैं। हिंदी भी याद रखिए आप लोग। तो इस प्रकार के जो शारीरिक गठन वाले व्यक्ति होते हैं वो दुबले पतले होते हैं। कैसे होते हैं? दुबले पतले होते हैं और कमजोर शरीर वाले होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने देखा सेल्डन के अनुसार। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 218 है, क्रेस्मर ने एस्थेटिक्स वर्ग में किस या कैसे व्यक्तियों को सम्मिलित किया है? एस्थेटिक्स या एथेनिक्स भी कहीं कहीं आपको मिलेगा, तो दोनों को आप याद रखिएगा। मजबूत शारीरिक गठन वाले, शारीरिक रूप से कमजोर, लंबे तथा पतले, मोटे तथा छोटे या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, यहाँ पर जो एस्थेनिक्स होते हैं ये होते हैं लंबे शरीर वाले। तो आप देखिए लंबे कहाँ पर लिखा हुआ है? यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन बी में, शारीरिक रूप से कमजोर, लंबे तथा पतले होते हैं ये। कौन? एस्थेनिक्स। इसके अलावा जो एथलेटिक्स होते हैं उसमें खिलाड़ी आते हैं और वो मजबूत शारीरिक गठन वाले होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एस्थेनिक्स ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 219 है, छोटे, मोटे, चौड़े तथा गोल व्यक्ति क्रेस्मर द्वारा किए गए व्यक्तित्व वर्गीकरण के किस श्रेणी में आते हैं? तो एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में खिलाड़ी आते हैं और जो खिलाड़ी होते हैं ये अच्छे मांसपेशी वाले होते हैं, इनके कंधे चौड़े होते हैं, हाथ भी लंबे होते हैं और ये हिस्ट पुष्ट अंगों वाले होते हैं। ठीक है, और जो एस्थेनिक्स हैं इनको अभी आपने देखा ये कैसे होते हैं? यह इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं, ये पतले होते हैं, गोल होते हैं, कोमल होते हैं, कोमल शारीरिक गठन वाले होते हैं और ये लंबे अंग वाले होते हैं, यानी कि इनकी लंबाई ज्यादा होती है। और जो पिकनिक्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये छोटे होते हैं, पुष्ट होते हैं और गोल आकृति के होते हैं, यानी कि नाटे होते हैं। ठीक है, और जो डिस्प्लास्टिक होते हैं ये व्यक्ति इन सभी के तीनों के मिश्रण होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो पूछा है छोटे, मोटे, चौड़े तथा गोल व्यक्ति
क्रेस्मर द्वारा किए गए व्यक्तित्व वर्गीकरण के किस श्रेणी में आते हैं? तो किस में आते हैं ये? पिकनिक्स में आते हैं। ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 220 है, मजबूत चौड़े कंधे तथा सीने तथा संतुलित शरीर वाले व्यक्ति क्रेस्मर के किस वर्ग में आते हैं? तो मजबूत व्यक्ति, चौड़े कंधे वाले और सीने वाले और संतुलित शरीर वाले व्यक्ति जो होते हैं वो एथलेटिक्स या खिलाड़ी होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 221 है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बर्ट, टर्मन, ए और बी या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बी में भी नहीं है स्पीयरमैन, तो ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं, ये राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था और स्पीयरमैन ने क्या कहा था? बुद्धि के दो कारक होते हैं, एक होता है सामान्य और दूसरा होता है विशिष्ट। क्वेश्चन नंबर 222 है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? क्रूज, थॉर्नडाइक, ब्रेवर या टॉलमैन? तो बहुकारक सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। और समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? थर्स्टन ने दिया था। बुद्धि चैप्टर मैंने पूरा पढ़ा के खत्म कर दिया है आप लोग का। क्वेश्चन नंबर 223 है, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित है? गिलफोर्ड, पियाजे, बिने या थॉर्नडाइक? बुद्धि का एक कारक सिद्धांत आपने पिछली वीडियोस में भी देखा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया है बिने ने। ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 224 है, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि मानी गई है 100 से ऊपर, 80 से 90 के बीच, 70 से 80 के बीच या 70 से नीचे? दोस्तों मानसिक रूप से जो पिछड़े हुए बालक होते हैं इन्हें हम मंद बुद्धि बालक भी कहते हैं और इनकी जो बुद्धि लब्धि मानी गई है वो 70 से नीचे मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 225 है, एक समूह की बनावट का अध्ययन करने में प्रयुक्त होती है प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि, व्यक्ति इतिहास विधि या समाज मिति विधि? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समाज मिति विधि। क्वेश्चन नंबर 226 है, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी युक्तियों के अंतर्गत नहीं है रोडसा का स्याही का धब्बा वाला परीक्षण, अंतश्चेतनाभिबोधन परीक्षण, बाल अभिबोधन परीक्षण या परिस्थिति परीक्षण? दोस्तों यहाँ पर ये सब ऑप्शन ए बी सी ये सब क्या है? ये सब व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी युक्तियों के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ऑप्शन डी जो है परिस्थिति परीक्षण यह व्यक्तित्व मापन के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसीलिए यहाँ पर यही पूछा ही है कि कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी युक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो परिस्थिति परीक्षण नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 227 है, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है मनोविश्लेषण विधियों द्वारा, अंतरंग विधियों द्वारा, बहिरंग विधियों द्वारा या निरीक्षण द्वारा? तो अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है मनोविश्लेषण विधियों द्वारा। और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड ने दिया था। याद रखिएगा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 228 है, अत्यधिक वाचाल यानी कि बहुत ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति, प्रसन्न रहने वाला तथा सामाजिक परिस्थिति के धनी व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, संतुलित या इनमें से सभी? तो बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, दूसरों से हमेशा खुश रहने वाला और सामाजिक प्रवृत्ति यानी कि सबसे घुल मिलकर रहने वाले व्यक्ति युंग के किस वर्गीकरण के किस श्रेणी में आएंगे? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी या संतुलित? तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति बहिर्मुखी व्यक्तित्व के होते हैं। ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 229 है, एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं होती है उत्तरदायित्व की स्वीकृति, उचित संवेगों का प्रदर्शन, व्यक्तिगत उद्देश्यों का प्रदर्शन या दूसरों के साथ संबंध बनाने की योग्यता? तो एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता यह नहीं होती है कि वह अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों का प्रदर्शन करे, यानी कि आपके उद्देश्य क्या है आप सबसे बताते हुए चलें। यह एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं होती है। आपका जो लक्ष्य है आप उस पर कार्य करिए, आप रिजल्ट देखिए आपका क्या आ रहा है, ना कि आप दूसरों से कह के शोर मचाइए कि मेरे अपने क्या उद्देश्य हैं बार बार। क्वेश्चन नंबर 230 है, वुडवर्थ ने सबसे पहले किसका निर्माण किया था? प्रश्नावली का, निर्धारण मापनी का, साक्षात्कार का या बुद्धि परीक्षण का? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए प्रश्नावली का।
क्वेश्चन नंबर 231 है, सृजनात्मक से तात्पर्य किसी पूर्ण व आंशिक वस्तुओं के उत्पादन से है। सृजनात्मक से तात्पर्य किसी पूर्ण एवं आंशिक वस्तुओं के उत्पादन से है। यह कथन किसका है? स्टेनर का, थर्स्टन का, स्किनर का या क्रो एंड क्रो का? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टेनर का। ये कथन किसका है? स्टेनर का। क्वेश्चन नंबर 232 है, छात्रों में खेल कूद के प्रति रुचि का विकास अधिक संभव है यदि विद्यालय में खेल कूद के विकास के उचित अवसर दिए जाएं, खेल के समय छात्रों को कुछ बांटा जाए जैसे फल आदि, माँ बाप का भी इनके प्रति उचित दृष्टिकोण हो, इसके अलावा बच्चों में उचित माध्यम से खेल के प्रति रुचि विकसित की जाए। तो छात्रों में खेल कूद के प्रति रुचि हम कैसे विकसित कर सकते हैं? तो यहाँ पर आप देखिए, अगर हम बच्चों को खेल के समय कुछ बांटते हैं, जैसे कि आपको पता है कि अगर आप बच्चों को कहो कि इतना काम अगर करके दिखा दोगे या 1 या 2 पेज लिख के दिखाओगे तो हम तुम्हें टॉफी देंगे या चॉकलेट देंगे। आप बच्चों को जब इस तरीके से आप उनको कोई इनाम देते हो तो वह क्या करते हैं, उस काम को करने में रुचि लेते हैं और उस काम को सही समय पर करके दिखा भी देते हैं। तो अगर खेल के समय हम छात्रों को कुछ भी बांटते हैं, चाहे फल बांटते हैं, चाहे जो भी चीजें हमारे पास अवेलेबल है हम उसको बांटते हैं, तो इससे छात्रों में खेल कूद के प्रति क्या होगा? रुचि उत्पन्न होगा। तो ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 233 है, मूड एवं संवेग में अंतर है कि मूड होता है क्षणिक एवं अस्थायी, अस्पष्ट, तात्कालिक उद्दीपकों पर निर्भर या तीव्र एवं दीर्घकालिक। दोस्तों ऑप्शन बी जो है अस्पष्ट, ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो संवेग होते हैं वो किसी भी व्यक्ति के अस्पष्ट होते हैं कि अगर वह किसी चीज से डरता है तो वह हमेशा डरेगा, अगर किसी चीज को देख के वह खुश होता है तो हमेशा खुश होगा। और ये जो मूड होता है ये क्या होता है? अस्पष्ट होता है, कब अच्छा है कब बुरा है किसी को कुछ पता नहीं होता है, आपके सामने वाले को नहीं पता है कि आपका मूड कैसा है, तो मतलब ये अस्पष्ट होता है। तो ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 234 है, स्कूल के वातावरण में निम्नलिखित में से किसका बुद्धि पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रमेतर, अनुशासन या फिर उपरोक्त सभी? तो स्कूल के वातावरण में निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा बुद्धि पर किसका प्रभाव पड़ता है? आपको सभी को पता है कि बच्चे स्कूल में क्यों जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, और बहुत सारे स्कूलों में तो पढ़ाई के अलावा कोई काम होता ही नहीं है, एक्स्ट्रा करिकुलम कुछ भी नहीं होता है, ना तो खेलकूद होता है ना तो बहुत ज्यादा सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, केवल और केवल पढ़ाई पढ़ाई। ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ पर केवल पढ़ाई पर ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन ए जो है पाठ्यक्रम, यानी कि सारा ध्यान पाठ्यक्रम पर दिया जाता है, सिलेबस पर दिया जाता है और बस केवल इसी से मतलब होता है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा बुद्धि पर प्रभाव क्या पड़ता है? पाठ्यक्रम का ही तो पड़ता है, पढ़ने के लिए ही तो हम स्कूल में जाते हैं मेनली। तो ऑप्शन ए जो है पाठ्यक्रम, सिलेबस ही क्या होता है? सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है बच्चों की बुद्धि पर। क्वेश्चन नंबर 235 है, व्यक्ति की वह योग्यता या शक्ति कौन सी है जिसके द्वारा वह नवीन रचना या उत्पादन करता है? इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। स्मृति, बुद्धि, सृजनात्मकता या इनमें से कोई नहीं। व्यक्ति की वह कौन सी योग्यता या शक्ति है जिसके द्वारा वह नवीन रचना करता है, कुछ नया बनाता है, कुछ नया करके दिखाता है। तो वह कैसे करके दिखाता है? सृजनात्मकता से, अपनी क्रिएटिविटी से। तो ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 236 है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में प्रायः किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जब बच्चा बुद्धिमान होगा तभी वह क्या होगा? सृजनात्मक होगा, उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता अधिक होगी, तभी तो वह सृजनात्मक बालक होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए जो है विधेयात्मक यानी कि पॉजिटिव संबंध होता है इन दोनों का आपस में, या एक तरीके से कहें कि घना संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 237 है, मानसिक योग्यताओं में समाहित है रुचि, अवधान, भावुकता या स्मृति, तर्क, चिंतन या सृजनात्मकता, मनः क्रियाएं या क्रियाशीलता? तो मानसिक योग्यताओं में सम्मिलित होता है स्मृति, तर्क, चिंतन, सृजनात्मकता। ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 238 है,
स्मृति में सम्मिलित नहीं है? पहचान, पुनर्बलन, अधिगम या मूल्यांकन। तो स्मृति में इसमें से क्या सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन बी जो है पुनर्बलन, यह स्मृति में सम्मिलित नहीं है। बाकी पहचान, अधिगम, मूल्यांकन ये सब स्मृति के अंतर्गत ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 239 है, बालक के उत्तम शारीरिक संगठन का उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि में योगदान है। यह उसकी भौतिक आवश्यकताओं की संतुष्टि में मदद करता है। इसका आवश्यकताओं के संतुष्टिकरण से कोई यथार्थ संबंध नहीं है। यह प्राथमिक रूप से बालक की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। यह बालक की इच्छा शक्ति को संतुष्टि प्रदान करता है। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन सी, यह प्राथमिक रूप से बालक की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 240 है, परिपक्वता के संबंध में किस मनोवैज्ञानिक ने अपने विचार दिए थे? बोरिंग ने, लॉन्गफील्ड ने, वेल्ड ने या उपयुक्त सभी ने? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी लोगों ने अपने विचार प्रस्तुत किए थे परिपक्वता के ऊपर। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने टोटल 30 क्वेश्चंस किए। उम्मीद करती हूँ ये भी वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों प्लीज लाइक कर दीजिए और अपने अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट्स भी आप लोग कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने वीडियो को कहीं शेयर नहीं किया तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने कॉलेज के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का निशान बगल में होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दोस्तों आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। आपको तैयारी कैसे करनी है, बुक्स कौन कौन सी लेनी है, सभी की आपको वीडियोस की लिंक मिल जाएगी और आप सभी वीडियोस को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और जहां कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है हमसे पूछते चलिए। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का भी ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।